नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, जैसा कि हमने पिछली क्लास में 1.2 को पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। अब प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले हम कुछ बातें देखेंगे कि जैसे हमारे पास है प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे के सवालों में आपके काम आने वाली है। तो यहाँ हम देखेंगे कि माना P एक अभाज्य संख्या है। माना P एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि ये जो P है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां हम देखेंगे, देखो कैसे होता है ये। जैसे कि आपके पास है 4 का स्क्वायर। क्या है आपके पास? 4 का स्क्वायर। और ये देखो 2 का भाग हम देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 चौकू 16 और 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया भाग पूरा पूरा। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो कि 4 में भाग दो, क्योंकि ये तो a स्क्वायर हो गया, यानी 4a हो गया और a के ऊपर स्क्वायर लग गया तो a स्क्वायर हो गया। ये हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 चौकू 16, 16/2 किया तो क्या आ गया हमारे पास? 8। अब देखो a हमारे पास क्या है? 4। 4 में 2 का भाग देते हैं तो देखो 2 दूनी का 4, भाग पूरा पूरा गया। ऐसे हम कोई सी भी संख्या ले लेंगे, जैसे कि यहाँ देखो 6 का स्क्वायर ले लिया हमने, 6 का स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ देखो 6 6 36/3, तो 3 एक हम 3, 3 दूनी 6, 12 बार भाग गया। तो अब देखो 6 में देके देखो, 6 में 3 का भाग जाएगा क्या? 3 दूनी का 6, भाग गया। अब यहाँ देखो अपन दूसरी संख्या एक लेते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर ले लो। क्या ले लिया हमने? 5 का स्क्वायर, और बटे में हमने ले लिया क्या? 3। तो अब देखो 5 25/3, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं, 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखो 5 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है कि a स्क्वायर यानी किसी संख्या के स्क्वायर में किसी अभाज्य संख्या का अगर भाग जाता है तो उस संख्या में यानी a में भी उस संख्या का भाग जाएगा। कौन सी का? अभाज्य संख्या का। जैसे कि आपने समझ लिया a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर हमने ले लिया और इधर भी हमने a स्क्वायर ले लिया। तो ये a स्क्वायर को विभाजित अगर करती है तो क्या होगा भाई कि p को भी a विभाजित करेगी, p को भी a विभाजित करेगी। ठीक है भाई, तो ये प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो इस पर आधारित कुछ सवाल हम पढ़ेंगे, जैसे कि अगली प्रमेय 1.4 हमको दी हुई है। अगली प्रमेय हमको क्या दी हुई है? 1.4। तो 1.4 में आप देखोगे भाई कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। √2 एक क्या है? अप्रिमेय संख्या है। तो ये देखो प्रिमेय मत मानो इसको हम देखेंगे कि ये क्या है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ हम देखेंगे भाई कि इस पर आधारित हमारे 2 सवाल हो रहे हैं, यानी √2 एक अप्रिमेय संख्या है। इसी पे आधारित हमारे 2 सवाल हो रहे हैं। उदाहरण नंबर 9 में आपको क्या करना है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। एक अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी इसी के आधार पे आपको 2 सवाल और करने हैं। तो लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि करेंगे कैसे इनको, हमें करेंगे कैसे। तो यहाँ देखो भाई कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। √2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो अब देखो इसको हमको समझना है। ये होगा विरोधाभास या विरोधाक्ति विधि से। तो विरोधाभास विधि से कैसे करेंगे हम इसको? देखो ये जो कह रहा है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, हमको इसका विपरीत लेना है। क्या लेना है? विपरीत लेना है। तो देखो कैसे लेंगे कि माना
माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या मानना है, इसका उल्टा मानना है। जैसे ये अपरिमेय की पूछ रहा है ना, तो हमें क्या मानना है बेटा कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहां रूट 2 एक परिमेय संख्या अगर होगी तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बराबर p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर देखो यहां हमारा q बराबर 0 नहीं हो। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो बटे में हमारा हर है ना उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे देखो भाई, p व q सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। यानी जो हमारा ये p और q हमने माना है ना, ये सह अभाज्य संख्या हो। अब देखो यहां थोड़ी सी समझने की बात है भाई कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। हमें क्या समझने की जरूरत है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है भाई कि वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी में से केवल एक होना चाहिए, में से केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। या दूसरी भाषा में अगर बोले तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका है तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। और अगर केवल एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे देखो 4, 5। अब देखो 4 और 5 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। जैसे 2 और 3 और बड़ी ले सकते हैं हम। जैसे आपने ले लिया 4 ले लिया और 9 ले लिया। क्या ले लिया, 4 ले लिया और 9 ले लिया। तो 4 और 9 में देखो क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, केवल एक उभयनिष्ठ आ रहा है। जबकि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। दोनों संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ये देखना है सह अभाज्य संख्या। क्या देखना है भाई, सह अभाज्य संख्या। तो 4 और 9 भी सह अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि वे संख्याएं जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए या उनका HCF एक होना चाहिए, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है भाई। अब यहां से आगे देखो, अब ये हमने जमा लिया इसको परिमेय के रूप में। परिमेय के रूप में जमाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो भाई यहां हम दोनों पक्ष कौन से, ये दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करो भाई, रूट 2 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। ठीक है, यहां हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। 2 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। यहां देखेंगे हम कि जब किसी संख्या यानी अभाज्य संख्या जैसे 2 है, रूट 2 का वर्ग या रूट 5 का वर्ग करना हो हमको, या रूट 3 का वर्ग करना हो, यानी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और उस संख्या का हमको वर्ग करना है, तो आप क्या करोगे,
वर्ग होते ही उसका अंडर रूट और वर्ग दोनों हट जाता है। जैसे इसका मान 2 आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। जैसे √7 का स्क्वायर हो, √7 का स्क्वायर हो तो इसका मान क्या आ जाएगा 7। तो आपको समझ में आ गया होगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब हम इनको क्या कर लेते हैं तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा। तो वज्र गुणा जैसे ही हम करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। तो अब यहां देखो p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। तो यहां क्या है कि p स्क्वायर जो है ना भाई वो 2 से विभाजित होगा, क्योंकि किसी संख्या का मान जैसे कि 2 का स्क्वायर का मान क्या आ रहा है 2q स्क्वायर। तो यहां देखो ये 2 जो है ना इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। इसको क्या कर देगा पूरी तरह विभाजित कर देगा, यानी कि किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर p स्क्वायर आता है, p स्क्वायर आता है। तो किसी संख्या में अगर 2 का भाग दिया जाएगा तो q स्क्वायर नहीं आएगा क्या, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ा था ये कि अगर मैं इसका पक्षांतरण कर दूं तो ये 2 इसके बटे में चले जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा q स्क्वायर। देखो कैसे q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा 2, यानी p स्क्वायर में 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास उत्तर क्या आता है q स्क्वायर। क्या आता है q स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि p स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो अब देखो ये इतना बड़ा लिखने की हमको कोई खास जरूरत नहीं है, यहीं से कम करेंगे। देखो यहां p स्क्वायर 2 से भाज्य है, यहां p स्क्वायर 2 से क्या है भाज्य है। यहां p स्क्वायर किससे भाज्य है भाई 2 से। अब 2 से भाज्य है तो हम क्या हमने अभी पढ़ा था देखो कि अगर a स्क्वायर को p विभाजित करती है, देखो यहां नाम उल्टा सीधा लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन नामों से आप कंफ्यूज हो जाओ कि गुरुजी यहाँ तो p ले रखा था, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने क्या है कि p स्क्वायर एक संख्या मानी है वो 2 से भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा p भी 2 से भाज्य होगा, p भी 2 से क्या हो जाएगा भाज्य होगा। अब ये हो गया हमारा कथन 1। क्या हो गया भाई कथन 1। अब कथन 1 हो गया तो p भी 2 से भाज्य है, p 2 से भाज्य है इसका मतलब क्या है कि p जो है ना का मान 2 के गुणज के रूप में होगा। p का मान किसके गुणज के रूप में होगा 2 के गुणज के रूप में होगा। तो p बराबर मैं क्या मान सकता हूं 2m मान सकता हूं, क्योंकि p भी 2 से भाज्य कब होगा जब क्या होगा कि 2 गुणा 1 होगा, या तो 2 का भाग चले जाएगा, या इसका मान क्या होगा 2 गुणा 2 होगा, या 2 गुणा 3 होगा। अब हमने इनको क्या मान लिया पूर्णांक है और ये m एक कोई पूर्णांक है। यहां हम लिख देते हैं, यहां चाहे इसको लिखने की कोई अपन को खास जरूरत भी नहीं है। तो यहां देखो भाई p बराबर 2m हो गया, तो p बराबर 2m हो गया तो हम क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो p का मान 1 में रखेंगे तो देखो 2q स्क्वायर बराबर p की जगह हम क्या लिख देंगे 2m का स्क्वायर, ये लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम यहाँ देखते हैं तो देखो 2q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी का 4m स्क्वायर। क्या हो गया 4m स्क्वायर। यहाँ देखो यही कट रहा है, ये 2 से हम काटेंगे 2 एकम 2,
और 2 दूनी का 4। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास क्या आ गया 2m स्क्वायर। क्या आ गया क्यू स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर। तो अब यहाँ की तरह हमें यहाँ भी पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। तो गुणनखंड 1 2 है तो 2 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी क्या होगा 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहां देखो यहां क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। यहां क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। तो क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो यहां क्या होगा, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अब क्यू 2 से भाज्य हो गया तो देखो क्या होगा कि यहां हमारे पास इसका P का भी एक ये गुणनखंड आ गया 2 और Q का भी आ गया ये। तो हम यहाँ कहेंगे कथन नंबर 2, कथन 2। तो कथन 2 हमारे पास आ गया। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से हम क्या देखेंगे कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कथन इससे P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने सहभाज्य संख्या में क्या पढ़ा था, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो P व Q सहभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √2 भी, अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी तो √2 क्या होगी, अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी, सॉरी √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो शायद ही आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीज आपको अच्छी तरह से समझाई गई है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देखो भाई, अपन ने ये समझ लिया √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पे आधारित उदाहरण नंबर 9 को आप कर सकते हो। उदाहरण नंबर 9 को देखो, ये पूरा अगर सवाल को मैं दोबारा करवाता हूँ तो अपनी वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन वीडियो को छोटी करने के लिए मैं इसी सवाल में आपको समझा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, एक तो उदाहरण नंबर 9 और एक उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। तो देखो उदाहरण नंबर 9 में, उदाहरण नंबर जो आपका 9 है उसमें क्या करना है आपको, उदाहरण नंबर 9 में आपको करना है
कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां देखो, आप सब जगह जहां भी √2 आया है उसकी जगह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो मैं इसी सवाल में आपको इसको समझा देता हूं। देखो कि जैसे माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा इसकी जगह कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 बराबर में क्या हो जाएगा, p/q। तो अब यहां देखो, यहां भी √3 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर। p/q का होल स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, p²/q² और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि पक्षांत ये वज्र गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा क्या, 3q² बराबर में p²। ये हो गया क्या, समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। तो समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि p² किससे भाज्य है, 3 से, क्योंकि यहाँ जो होगा उसी से भाज्य होगी। तो p भी किससे भाज्य होगी, 3 से। p भी किससे भाज्य होगी, 3 से। अब यहाँ देखो p बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 3m। p बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 3m। तो अब p बराबर 3m लिया, तो यहाँ देखो सब जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा देखो 3q² बराबर 3m का स्क्वायर। 3m का स्क्वायर हम करेंगे तो 3q² बराबर 3 तिया 9m²। 3 एक काम 3, 3 तिया 9, ये 3 बार कट गया। तो यहाँ देखो q² बराबर 3m², q² बराबर में 3m²। तो हमें पता चल गया कि q² 3 से भाज्य है। q² क्या है, 3 से भाज्य है। तो यहाँ q² 3 से भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। अब ये हो गया कथन 2। कथन 1 व 2 से, तो यहाँ हम देखेंगे p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, देखो यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए p व q सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, अतः √3 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर √3 परिमेय संख्या नहीं है तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमको √2 की जगह, जहां भी √2 था उस जगह हमको √3 लेना है। तो इस प्रकार से होमवर्क के रूप में आपको √5 वाला घर से करना है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, मात्र क्या करना है कि जैसे यहाँ √3 है तो यहाँ √5 कर देंगे। √3 की जगह क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यहाँ √3 स्क्वायर की जगह √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5। इधर हम कहेंगे 5 से भाज्य होगी, इधर हम कहेंगे 5 से भाज्य होगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 5m, इधर यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा और 5 से हम काट देंगे। और इधर हम क्या कहेंगे, 5 से भाज्य होगी, जैसे हमने कहा है ना 3 से भाज्य, इसकी जगह हम क्या कह देंगे, 5 से भाज्य है। यहाँ भी हम क्या कह देंगे, 5 से भाज्य है। और इस प्रकार से ये सवाल को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।